नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आतंकी हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में सैन। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदे दो युवक, जूतों में छिपाई कैन से किया स्प्रे और दोनों को सांसदों ने पकड़कर किया सुरक्षा कर्मियों के हवाले। संसद भवन के बाहर भी दो लोगों ने वैसा ही स्प्रे कर की नारेबाजी। 6 हैं आरोपित, 5 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक बात आपको बता दूं कि 13 दिसंबर 2001 में हमारी संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं। तो उसमें 5 चरमपंथियों ने संसद पर हमला किया था। हमले में 5 चरमपंथियों के अलावा 7 पुलिसकर्मी सहित 9 लोगों की मौत हुई थी। फिर 15 दिसंबर 2001 आता है, दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के चरमपंथी अफजल गुरु को गिरफ्तार किया था। उसके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SAR गिलानी को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के अलावा अफसान गुरु और शौकत हसन गुरु को भी गिरफ्तार किया गया था। फिर 29 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। फिर आप देखिए 4 जून 2002 को अफजल गुरु, ASR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हसन गुरु के खिलाफ मामले तय होते हैं। फिर 18 दिसंबर 2002 आता है, अफजल गुरु, ASR गिलानी और शौकत हसन गुरु को फांसी की सजा दी जाती है। अफसान गुरु को रिहा कर दिया जाता है। फिर 30 अगस्त 2003 आता है, जैश ए मोहम्मद के चरमपंथी गाजी बाबा, जो संसद हमले का मुख्य अभियुक्त को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 10 घंटे तक चले इनकाउंटर में श्रीनगर में मार दिया था। फिर आप देखें 29 अक्टूबर 2003 का टाइम आता है, मामले में ASR गिलानी बरी हो जाते हैं। फिर 4 अगस्त 2005 का समय आता है, सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा बरकरार रखा। शौकत हसन गुरु की फांसी की सजा को 10 साल कड़ी कैद की सजा में तब्दील कर दिया। फिर 26 सितंबर 2006 आता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी देने का आदेश दिया। फिर 3 अक्टूबर 2006 आता है, अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सामने दया याचिका दायर की। फिर 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज कर दिया। 16 नवंबर 2012 आता है, राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी ने अफजल गुरु की दया याचिका गृह मंत्रालय को लौटाई। 30 दिसंबर 2012 आता है, शौकत हसन गुरु को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाता है। और 10 दिसंबर 2012 को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे ने, उस समय के गृह मंत्री थे, अफजल गुरु के मामले की पड़ताल करेंगे, इन्होंने कहा। 13 दिसंबर 2012 आता है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का मुद्दा उठाया। 23 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति ने अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर दी। 3 फरवरी 2013 को गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति द्वारा खारिज याचिका मिली और 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल है ना, जो वहां सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया था। तो उन्हीं इस तरह से आतंकी हमला हुआ था ना, जो उसकी कहानी है। बाकी आप देखेंगे कि संसद में जाने के लिए बहुत तरह की एक तरह से पाबंदियां होती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पहुंच गए। बड़ी बात कही है इनकी। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव का भारत ने किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 152 देशों ने किया पक्ष में मतदान। अमेरिका सहित 10 देशों ने किया युद्ध रोकने का विरोध। 23 देश अनुपस्थित भी रहे। देखिए संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात हो रही। मोहन ने लगाई तेज आवाज वाली लाउडस्पीकर पर रोक। मोहन ने मध्य प्रदेश और विष्णुदेव ने संभाली छत्तीसगढ़ की कमान। डॉक्टर मोहन यादव के आदेश में दिखे कई निर्णयों की झलक। 7 घंटे के अंदर ही 7 बड़े कड़े निर्णय ले डाले। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे मोदी व साधु संत। ये आप देखिए मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, मध्य प्रदेश आपको, ये छत्तीसगढ़, दोनों पहले एक राज्य मध्य प्रदेश में शामिल था, ये हिस्सा था छत्तीसगढ़। फिर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तो वहीं के बिना स्टाम्प वाले समझौते में भी प्रभावी होगा मध्यस्थता का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि बिना स्टाम्प वाले या अपर्याप्त स्टाम्प वाले 2 पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान लागू करने योग्य है और इस तरह की खामी सुधार योग्य है और इससे समझौता अवैध नहीं हो जाता। आपने देखा होगा, आप देखिए सभी जानते हैं, आप लोग कोर्ट के द्वारा समझौता हो, आपसी समझौता कर लें। जब दोनों में लड़ाई होती है ना 2 पक्षों में, तो उसमें बीच का रास्ता हमेशा निकलता है। तो उसी की बात हो रही। सभी अर्जुन पुरस्कार
सात्विक चिराग खेल रत्न के लिए नामांकित हुए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार, जबकि बैडमिंटन की पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दुबई में पकड़ा गया महादेव ऐप का संचालक रवि उप्पल। ये आप देखिए सट्टेबाजी ऐप है ना, उसी के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज भी है इसके। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो पैसे कमाते हैं ना, फिर आप देखते हैं उसे क्या करते हैं, वैध बनाने की बात होती है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटाने पर सहमत हुए देश। COP28 की दुबई में आप देखते हैं कि जो बैठक चल रही थी उसी की बात हो रही। 3 दशक में पहली बार की गई जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात। जीवाश्म ईंधन पर नीति निर्माताओं और निवेशकों को दिया गया स्पष्ट संदेश। पेरिस समझौता लागू करें देश, ये भूपेंद्र यादव हमारे कह रहे हैं देश के। तो 200 देशों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 में जीवाश्म ईंधन की खपत करने पर सहमति जताई। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने की दिशा में यह अहम कदम है और ऐसे आने वाले समय में आप देखिए तेल युग की समाप्ति का संकेत भी मिलता है, तो उसी की बात हो रही है। और एकाएक रोकने के देखिए बहुत सारे देश खिलाफ थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकाएक कोई देश नहीं रोक सकता है। अभी बहुत सारे देश अविकसित हैं, विकासशील हैं, वो एकाएक नहीं निर्णय ले सकते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। पराली जलाना हर हाल में रुकना चाहिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ कह रहा है, लेकिन चले तब तो, माने कोई तब तो। और प्रदूषण का कारण भी बनती है। और आप देखें जो पराली की बात होती है ना, खेतों में जैसे अवशेष बच जाता है फसल की, उसी की बात हो रही है। इससे खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है, लेकिन किसान भी क्या करें, उनके पास भी ऑप्शन नहीं रहता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अगर आप लोग अनुच्छेद 124 को अगर पढ़ेंगे आप लोग, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। AI तकनीक से पेड़ों को पहचान देगी MCD, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। वैष्णव ने एक ही तरह के सवाल कई सदस्यों के पूछे जाने पर जताई चिंता। रेल मंत्री ने इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संज्ञान में लाने की बात कही हुई है। निष्कासन को चुनौती वाली याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध। तृणमूल कांग्रेस की नेता है ना महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता, लोकसभा से निष्कासन कर दिया गया। इनका पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा था ना इन पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में 4 पद खाली हैं। ये मंत्री टूडू ने बोले, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 2 सदस्यों के पद रिक्त हैं। देखिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, यानी कि ST की बात हो रही है, ST आयोग की बात कर रहा हूं। इसके बारे में भी याद रखा करिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है यहाँ। और इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संगठनों से भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों की जांच की है, अनुप्रिया पटेल दे रही हैं, संसद भवन में कह रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अनिवार्य साझेदार है। चीन के आक्रामक रवैये को लेकर खुलकर बोले ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रेन। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों को बुरी से बुरी स्थिति के लिए रहना होगा तैयार। तत्काल लागू होंगे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में बदलाव। हमारी वित्त मंत्री साहब सीतारमण ने इसको लेकर लोकसभा में पेश किया विधेयक। अब और GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की उम्र सीमा बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा बढ़ाने की खातिर बुधवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। केंद्रीय वस्तु सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु क्रमशः 70 वर्ष और आप देखिए 67 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। फिलहाल यह आयु क्रमशः 67 वर्ष और 65 वर्ष थी। एक बात और आपको बता दूं यार कि GST कब आया था, 2017 में आया था, ठीक है। स्थगन आदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 2018 के एक मामले पर पुनर्विचार की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि स्थगन आदेश 6 महीने में खत्म हो जाएगा। ये अनुच्छेद 370 मामले में OIC के बयान को भारत ने खारिज किया। OIC यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। वो आप देखते हैं एक तरह से बेमतलब की टिप्पणियां करते रहते हैं, गलत सूचना पर आधारित और गलत इरादे वाला बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC ने जताई थी चिंता। अब आप देखेंगे, देखिए 370 हुआ करता था, क्योंकि अब इतिहास बन चुका है। और अब मुझे नहीं, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं अब नहीं आने वाला है। देखिए सीधी सी बात है,
सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, जिसको उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट में जब तक लंबित थी याचिकाएं, अब वो भी खारिज हो गई एक तरह से। लद्दाख पर शीर्ष कोर्ट का फैसला हमारे दावे पर असर नहीं डालता, चाइना कह रहा है। देखिए, ये आप बताएंगे, चाइना कब्जा किए हुए बैठा हुआ है यहाँ, तो कच्छ हिस्से को चाइना अपना बताता रहता है। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप देखिए किसकी बात है, राजनीति की बातें चल रही हैं और खूब चल रही हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब आप देखिए वही संसद में जो छलांग लगाई है उसकी पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। एक क्या होता है कलर गैस कनिस्टर, स्मोक कैन या स्मोक बम रिटेल मार्केट में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल कई तरह की गतिविधियों में किया जाता है, सेना से लेकर आम नागरिक तक इसका इस्तेमाल करते हैं। स्मोक कैन का इस्तेमाल फोटोग्राफी में स्पेशल इफेक्ट के लिए किया जाता है। स्मोक ग्रेनेड से गाढ़ा धुआं निकलता है, इससे मौके पर धुएं का गुब्बारा फैल जाता है। इसका इस्तेमाल सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी करती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इससे हानि नहीं होती किसी को, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कैंसर से जूझ रहे अभिनेता रविंद्र बेर्डे का निधन हो गया है। कई मराठी हिंदी फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता हैं, इनकी डेथ हो गई है। भारत में सरोगेसी उद्योग को प्रोत्साहित नहीं करें, कनाडा में रहने वाले भारतीय जोड़े को की सरोगेसी की याचिका पर अदालत ने टिप्पणी की। केंद्र ने मार्च में एक अधिसूचना जारी कर डोनर सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया था ना, उसी की बात हो रही है। सरोगेसी की सुविधा महिलाएं ले सकती हैं जो शारीरिक समस्या के कारण गर्भवती नहीं हो पाती हैं। सरोगेसी दो तरह की होती है, ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु को सरोगेट मां के अंडाणु से मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे की जैविक माता सरोगेट मदर की ही होती है। और जेस्टेशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु व माता के अंडाणु को सरोगेट मां की कोख में रखा जाता है। इससे सरोगेट मां बच्चे की जैविक माता नहीं होती है इसमें। ट्रेंडिंग प्रमोशन व ब्रांडिंग ने फिर जीवंत की काशी की पारंपरिक कला। ये 2014 में मोदी सरकार आने के बाद बनारसी शॉर्ट स्टोन अंडरकट जाली वर्क को मिला बल, ये अच्छी बात है। हमारी पारंपरिक कला बची रहनी चाहिए। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। अधर में लटका विपक्षी गठबंधन। देखिए 2024 में आपके क्या है, लोकसभा के चुनाव है। 543 सीटें आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी और इन लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम उम्र रखी गई है 25 साल, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। तो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भाजपा को जोरदार जीत के बाद INDI की संभावना और सहा हो गई है। तो देखिए अब क्या होता है, तो उसी पर लिखा जा रहा है, राजनीति पर। जरूर आप लोगों को दिलचस्पी है तो देख सकते हैं इसको। ये आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए, बाजार के शिकंजे में सिविल सेवा परीक्षा, इन्हें आप लोग डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब को सुनते होंगे। पिछले दिनों एक फिल्म आई 12वीं फेल, और यह चंबल क्षेत्र के गांव में रह रहे एक ऐसे निम्न मध्य वर्ग के युवक के IPS अधिकारी बनने की है जो नकल ना कर पाने के कारण 12वीं में फेल हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि यह फिल्म उसके जीवन पर आधारित है। इसके आधार पर फिल्मकार को फिल्म में वह सब कुछ मसाला डालने का मौका मिल जाता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू लाने और उन्हें तालियां बजाने को मजबूर कर दे। ऐसी स्थिति में किसी भी रचना का सामाजिक सरोकार संदिग्ध हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोजित सिविल सेवा
परीक्षा काफी चर्चा में है। यह चर्चा कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से लेकर यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को एक वर्ग विशेष के लिए लाभदायक बना देने तक फैली हुई है। अच्छी बात यह है कि 1.5-2 दशक पूर्व तक लोगों के लिए लगभग अनजान सी रही यह परीक्षा अब गांव-गांव तक के लोगों तक पहुंच गई है। वर्ष 1979 में पहली बार अंग्रेजी के आधिपत्य को तोड़कर सिविल सेवा परीक्षा के द्वार अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खोले गए थे। इसके ठीक पहले हर वर्ष लगभग आप देखें 600 से 700 पदों के लिए 30,000 के करीब युवा आवेदन करते थे। इनमें बैठने वालों की संख्या करीब 16 से 17,000 होती थी। अब पदों की संख्या अधिकतम 1,000 के आसपास है और इसके लिए लगभग 12 लाख युवा आवेदन करते हैं, जिसमें से करीब 5.5 लाख परीक्षा में बैठते हैं। यह सिविल सेवा परीक्षा के लोकतंत्रीकरण का एक प्रमाण है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे ही किसी को कहीं संभावना नजर आती है वह अपने लिए बाजार तैयार करने में लग जाता है। चूंकि बाजार की स्थिति के लिए उपभोक्ताओं की संख्या का पर्याप्त होना प्राथमिक शर्त होती है और इसलिए उसका एक काम यह भी होता है कि वह अपने लिए नए नए उपभोक्ता तैयार करे। ऐसे करने में आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सिविल सेवक को ऐसे ग्लैमरस तरीके से पेश किया जा रहा है जो सत्य से परे है। उदाहरण के तौर पर किसी सर्किट हाउस को कलेक्टर के निवास के रूम में दिखाना, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी बनने की मुहिम में कुछ आईएएस अफसर बॉलीवुड के सदस्यों की तरह अपनी गतिविधियों को इंटरनेट मीडिया पर भी पेश कर रहे हैं। इन सब से बाजार में आप देखते हैं कि बाजार ने युवाओं की आंखों में आईएएस बनने के सपनों की फसल बोने में सफलता प्राप्त कर ली है। चूंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग का मॉडल पहले से ही मौजूद था, इसलिए आप देखिए आईएएस की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए किसी स्वरूप पर विचार करने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे जगह जगह कोचिंग सेंटर खड़े होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के स्वरूप से लेकर छोटे छोटे ट्यूशन टाइप के संस्थान तक इन सब के मिले जुले प्रयासों ने युवाओं के मन में यह बात बिठाने में सफलता प्राप्त कर ली है कि कोचिंग के बिना इस कठिन परीक्षा की वितरणी को पार करना उनके लिए लगभग असंभव है। बाजार तरह तरह से यह बताकर तुमसे यह ना हो सकेगा उपभोक्ताओं की आत्मविश्वास को कमजोर करता है। स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए वह सरल सी प्रक्रिया को भी पहले अत्यंत जटिल बनाता है, फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के स्वरूप का इतना मशीनीकरण कर दिया गया है कि परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा कोचिंग के अभाव में स्वयं को अत्यंत असहाय पाने लगे हैं। इससे न केवल युवाओं के बीच सफल होने की गला काट प्रतियोगिता बढ़ गई है, बल्कि ऐसी प्रतियोगिता कोचिंग संस्थानों के बीच भी होने लगी है। एन कैन पेकारेन किसी भी हालत में युवाओं को अपने यहाँ दाखिला लेने के लिए आकर्षित करने की होड़ शुरू हुई है। परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही सफल उम्मीदवारों को अपने यहाँ का विद्यार्थी बताकर उनकी सफलता का श्रेय लेने की प्रवृत्ति ने विज्ञापन को काफी कुछ हास्यास्पद बना दिया है। और आप देखते होंगे एक ही जो सेलेक्ट होता है उसके कई कोचिंगों में आप लोग तस्वीरें देख लेते होंगे। इसके फलस्वरूप कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कुछ कोचिंग संस्थानों पर आईएएस बनाने का हवाई दावा करने के आरोप में आर्थिक जुर्माना लगाया तो कई को नोटिस भी भेजा था। यहाँ तक कि एक सीधा सा प्रश्न यह उठता है कि जब कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों के नाम और उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर अखबारों और पत्रिकाओं में छाप कर उन्हें अपने यहाँ का छात्र बता रहे होते हैं तो ताजे ताजे सिविल सेवक बड़े हमारे युवा इस पर आपत्ति क्यों नहीं करते हैं और उनकी चुप्पी मन में संदेह पैदा करती है। जहां तक मेरी जानकारी 2018 बैच के टॉपर कनिष्क कटारिया एकमात्र ऐसे युवा हैं जिन्होंने सीधे सीधे इस तरह के विज्ञापन को नकारते हुए उस पर आपत्ति जताई थी। देश में सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे सम्मोहक मायाजाल की रचना कर दी गई है और जिसके सामने विवेक ने हथियार डाल दिए हैं। पात्रता योग्यता का अंतर मिट गया है। सालों साल कोशिश करने के बावजूद सफलता से कोसों दूर रहने के बाद भी वे अपने निर्णय पर तर्कपूर्ण तरीके से पुनर्विचार करने को तैयार नहीं। 12वीं फेल फिल्म की हार नहीं मानूंगा जैसे पंक्तियां उन्हें उकसाती रही, लेकिन वह थोड़े समय तक ही टिकती हैं। इसके बावजूद बाजार अपने पूरे जोर पर है, साथ ही युवाओं की जोश भी है। अब प्रतीक्षा है एक ऐसी फिल्म की जो नौजवानों के विवेक को जागृत करके सही निर्णय लेने में सहायता करे। लेखक सिविल सेवक भी रहे विजय अग्रवाल साहब डॉक्टर। एकत्व की साधना, जिस एकता की हम बात करते हैं क्या उसके पथ पर चला जा सकता है? एकत्व वस्तुतः शब्द नहीं जीवन पद्धति है और जिस मनुष्य की आंतरिक संरचना कुछ ऐसी हो जाए कि बाह्य प्रभाव उसे विचलित ना करे, किसी भी प्रकार की कठिनाइयां या फिर दुविधाएं उसे ना सताएं, चारों ओर का वातावरण परमात्मा के तेज स्वरूप का प्रतिनिधित्व बने, जीवन का प्रत्येक पक्ष उच्च गुणों में घुला रहे, उसी अवस्था में समझना चाहिए कि हमने जीवन के एकत्व पथ पर बढ़ना सीख लिया है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संसद की सुरक्षा पर सवाल,
संसद पर भयावह आतंकी हमले की बरसी के दिन 2 युवक सुरक्षा व्यवस्था को धाता बताते हुए जिस तरह लोकसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंच गए और फिर वहां से सदन में कूदकर स्मोक बम सरीखी सामग्री से धुआं छोड़ने में समर्थ हो गए, वह सुरक्षा में बड़ी खामी परिचायक है। संसद की जिस दीर्घा में जाने वालों के लिए एक कागज भी ले जाना संभव ना हो, वहां 2 युवक धुआं फैलाने वाली सामग्री लेकर कैसे पहुंच गए, इसकी न केवल सघन जांच होनी चाहिए बल्कि संसद के नए भवन की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। 13 दिसंबर को तो संसद की सुरक्षा व्यवस्था अधिक चौकस रहनी चाहिए थी, क्योंकि 22 वर्ष पहले इसी दिन वहां हुए भीषण आतंकी हमले को विफल करने में हमारी कई सुरक्षा कर्मियों को अपना बलिदान देना पड़ा था। यह गनीमत रही कि लोकसभा के दर्शक दीर्घा से सदन में कई कूदे युवक अपने साथ कोई घातक सामग्री लेकर नहीं गए थे, लेकिन वे ऐसा कर भी तो सकते थे। भले ही इन युवकों की हरकत से किसी को कोई क्षति ना हो, लेकिन यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि वे स्मोक बम या क्रैकर सरीखी वस्तुओं की तरह से जहरीली गैस फैलाने वाली कोई सामग्री भी ले जा सकते थे। संसद के कई स्तरों वाली सघन सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया जाना एक बेहद गंभीर मामला है। एक मामले की इसलिए कहीं अधिक गहराई से जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस समय लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदे युवक ने सदन में उत्पाद मचाकर सनसनी फैलाई, लगभग उसी समय संसद के बाहर एक युवक और युवती ने धुआं छोड़ने वाली सामग्री का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन किया। स्पष्ट है कि इन चारों ने किसी सुनियोजित साजिश के तहत सब किया। चूंकि आप देखेंगे ये चारों आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से, इसलिए इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए कि इन्हें एकजुट करके संसद के भीतर बाहर अफरा तफरी फैलाने का काम किसने किया हो, इसका उद्देश्य क्या था। और आप देखेंगे कि इसके पीछे जिसका भी हाथ हो उसने सुरक्षा एजेंसियों की सजगता की पोल खोल दी। निसंदेह जांच इसकी भी होनी चाहिए कि सदन में कूदने वाले युवक ने मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिंह सिम्हा से लोकसभा के दर्शक दीघा में जाने के लिए पास कैसे हासिल कर लिया। प्रताप सिम्हा अपनी सफाई में जो भी कहे इससे खराब बात है और कोई नहीं हो सकती है। कोई सांसद या फिर उसका सहायक किसी को ठीक से जाने बिना संसद की दर्शक दीर्घा का पास दे दे और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि सनसनी पैदा करने वाली घटना के बाद सांसदों के विजिटर पास देने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि यह प्रश्न चिंतित और परेशान करने वाला है। आखिर संसद की सुरक्षा कर्मी लोकसभा की दर्शक दीघा पहुंच युवकों की ढंग से जांच करने में नाकाम क्यों रहे। सुदृढ़ संरचना आवश्यकता, आम जनता को असुविधा ना हो और बिना किसी परेशानी की सड़कों पर लोग निर्बाध आवागमन कर सके यह सुनिश्चित कराना प्रशासन सरकार का कर्तव्य है। मगर यह देखा जाता है कि प्रशासन हिला हवाली और शहर में सुदृढ़ संरचना तैयार नहीं होने के कारण अक्सर सामान्य लोगों का जीवन दुरूह हो जाता है। अतिक्रमण बेहतरीन निर्माण के साथ साथ लोगों में जागरूकता की कमी सुचारू व्यवस्था में बाधक बन जाती है। ये भी आप देखेंगे। तेजी से बढ़ता पर्यटन क्षेत्र, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। गत दिनों केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2023 के दौरान तेज वृद्धि हुई है। जनवरी से सितंबर के बीच 9 महीने की अवधि के दौरान यह 63 लाख तक पहुंच गई है, जबकि पिछले पूरे साल में यह संख्या 64.4 लाख थी। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान पर्यटन ने विदेशी मुद्रा का आय बढ़कर आप देखेंगे 1,66,660 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 2022 में पूरे वर्ष के लिए आप देखिए 1,39,935 करोड़ रुपए थी। तेजी से आप देखते हैं पर बढ़ता पर्यटन क्षेत्र अतिथि देवो भव की अवधारणा को साकार करने के साथ देश के आर्थिक विकास को भी रेखांकित कर रहा है, क्योंकि एक तेजी से बढ़ता पर्यटन क्षेत्र आय में उतनी ही वृद्धि उत्पन्न कर सकता है जितनी प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से होती है। इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ाने के पारंपरिक साधनों पर कम निर्भरता के साथ स्थायी पर्यटन की ओर आगे बढ़ने का एक व्यवहार्य विकल्प है। हाल के वर्षों में विश्व रैंकिंग के मामले में भारतीय पर्यटन उद्योग ने उल्लेखनीय पहचान हासिल की है। विश्व यात्री एवं पर्यटन परिषद ने वर्ष 2021 में यात्रा एवं पर्यटन रोजगार के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया। यह देश में रोजगार के अवसर प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है। इसके अलावा जीडीपी में मात्र यात्रा एवं पर्यटन के योगदान के मामले में WTC द्वारा वर्ष 2021 में भारत को 6वां स्थान दिया गया था। यह भारत की समग्र सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग के पर्याप्त हिस्सेदारी को उजागर करता है। समग्र यात्रा एवं पर्यटन विकास के मामले में विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2012 के अनुसार भारत 54वें स्थान पर है। 2022 के अनुसार यह सूचकांक कारोबारी माहौल, सुरक्षा एवं संरक्षा और बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है। आज यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यटन को बढ़ाने के प्रयासों को गति मिलती रहे। नीति निर्माताओं को पर्यटन से जुड़ी नीतियों
नीतियों में स्थिरता लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए ताकि पर्यटन उद्योग से जलवायु को नुकसान न हो। पर्यटन का सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी स्पष्ट जुड़ाव होना चाहिए। पर्यटन उद्योग की अधिक व्यापक समझ से अवसरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने से पर्यटन व्यवसाय और नवाचार को बढ़ाने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में सरकारों की स्पष्ट भूमिका होती है। एक टिप्पणियां रहती हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नियंत्रित उपयोग से ही संभव संरक्षण। जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन और हमारे जीवन में आधुनिक तकनीक की बढ़ती दखल के कारण इस सदी के आरंभ में से ऊर्जा की खपत में तीव्र वृद्धि हुई है। लिहाजा मांग के अनुरूप ऊर्जा का उत्पादन सुनिश्चित किए जाने के कारण परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नष्ट होने की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमें ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करने के लिए आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर संकल्पना लेना होगा। ऊर्जा कुशल उपकरणों को मिले प्रोत्साहन, ये भी कहा जा रहा है। खरी खजीर रजाई कथा, ये तंज कसा जाता है एक तरह से। कांग्रेस की ओबीसी राजनीति का जब आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि इनकी अगर हम बात करें तो वर्ष 1982 में छात्र संघ के संयुक्त सचिव रहे। 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख रहे। 1993 से 95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। 1997 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य बने। 2004 से 2010 तक उज्जैन ब्राकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष रहे। 2013 में पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। 2018 में दूसरी बार। 2020 में जब सरकार बनी तो आप देखिए इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। और अब आप देखिए 2023 में तीसरी बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए। यादव हैं, तो यादवों को भी साधने की बात हो रही है, ओबीसी को साधने की बात हो रही है। संसद की मर्यादा का सम्मान, राजनीतिक मूल्यों में गिरावट का मामला गंभीर, ऐसे में नियम और कानून कड़े होने ही चाहिए, पर यह ध्यान भी रखना होगा राजनीतिक द्रोह के कारण किसी को निशाना ना बनाया जा सके। एक तरह से भारतीय लोकतंत्र में संसद देश में जनता को सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, और लेकिन जिस तरह से वो लड़ते दिखाई देते हैं बड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी से चलेंगी अदानी के पोर्ट और फैक्ट्री। सूरत समूह बंदरगाह बिजली सीमेंट परिचालन में हरित ऊर्जा बदलाव पर 100 अरब डॉलर का करेंगे निवेश। 70% निवेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा। 2050 तक शून्य उत्सर्जक बनना समूह का लक्ष्य है। 10 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का वादा किया है 2030 तक। और समूह ने अपनी 5 कंपनियों के लिए 2050 या उससे पहले शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई। अदानी पोर्ट ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की 15% हिस्सेदारी हासिल की है। अल्ट्राटेक हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2030 तक 85% करेंगे। एआई को दिशा देने वाले देशों में भारत होगा अग्रणी, देख लीजिए। जावा और एचडी बनाने वाली कंपनी में महिंद्रा करेगी निवेश। मर्सिडीज की कारें 2% तक होंगी महंगी। टेस्ला ने अमेरिका में बेची गई सभी कारों को वापस मंगाया। रुपया 83.40 डॉलर के सार्वजनिक निचले स्तर पर पहुंचा है। देखिए एआईपी से निवेश रिकॉर्ड स्तर। भारतीय बैंकों की विदेश में मौजूदगी बढ़ी। स्पाइस जेट इक्विटी शेयर के जरिए जुटाएंगे 2250 करोड़ रुपए। एडीबी ने भारत की विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.7% किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने सितंबर में 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। सरकारी व खर्च में से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही एडीबी की, और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संस्थान हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 68 सदस्य देश हैं इसके। बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसरो बनाएगा एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। दूसरे देशों से तकनीकी ना मिलने के कारण लिया गया फैसला। ECLSS के विकास में भारत में उपलब्ध ज्ञान का होगा इस्तेमाल। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी आप देखते हैं कि उठापटक चल रही है।
और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने का की समय सीमा का सऊदी ने किया, आप देखते हैं कि विरोध। विकासशील देशों को COP20 से क्या मिला? समझौते में विकासशील सहित हर देश को जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटाने और धीरे धीरे इसमें हटने में योगदान देने को कहा है। अमीर देश इस पर वार्ता शुरुआत से ही जोर दे रहे हैं। वहीं विकासशील देशों या गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए अमीर देश पैसा देंगे, यह बात कहीं नहीं कही गई है। सिर्फ कहा गया है कि अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती की अगुवाई करें और पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है अमीर देश। छोटे द्वीपीय देशों ने वित्तीय मदद की मांग की थी, लेकिन वो भी नहीं, उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई। गोपनीय दस्तावेज मामले में इमरान खान पर अभियुक्त तय हुए। एक बात और आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान में अब आप देखते हैं कि इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो चुके क्योंकि इनकी सरकार जा चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखिए शहबाज शरीफ के, उनके अच्छे दिन आ गए, उनकी सरकार आ चुकी है। भारतीय छात्र को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मार्शल स्कॉलरशिप मिली। प्रतिष्ठित 2024 मार्शल स्कॉलरशिप के 51 विजेताओं में भारतवंशी छात्र हरी चौधरी ने भी शामिल हैं। भारतवंशी को रेल पुरस्कार। भारतवंशी डाटा विज्ञानी इस्मतल ढाके कार्य क्षेत्र में आधारित कौशल और पेशेवर उपलब्धि हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने 2023 रेल स्टाफ अवार्ड में न्यू कमर ऑफ द ईयर नामित किया है। महाराष्ट्र में जन्मे ढाके जुलाई 2022 में रेल सेवा में शामिल हुई। भारत को निज्जर जैसी कार्रवाई से रोकना चाहते हैं, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं। श्रीलंका को IMF से 33.7 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मिली। IMF के बारे में बता देता हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ मैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उससे उबरने में सहायता करना इसका काम है। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। मिसाइल में हमले में बाल बाल बचा भारतीय तेल टैंकर। हouthi विद्रोहियों ने वाओ अल मंडेब स्टेट में दागी थी मिसाइल। पहली बार ईंधन ले जा रहे टैंकर को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये दुबई के पास आप देखेंगे। भारत के साथ रक्षा साझेदारी जारी रखेगा अमेरिका, पेंटागन कह रहा है। वेटिकन में नहीं, रोम बेसिलिका में मुझे दफनाया जाए, पोप फ्रांसिस कह रहे हैं। ये आपकी खेल की क्षेत्र हैं, खेल की खबरें। सेमीफाइनल में भारत के सामने जर्मनी से चुनौती, आप देखेंगे। जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी सेमीफाइनल की बात हो रही। पुजारा ने 2024 के लिए सेंसेक्स से अनुबंध किया। अल्टीमेट खो खो का दूसरा सत्र 24 दिसंबर से होगा। पैरा एथलीटों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। तमिलनाडु को हराकर हरियाणा पहली बार फाइनल में पहुंचा है विजय हजारे ट्रॉफी में। एक्सपायर्ड किट लेकर बजरंग का डोप सैंपल लेने पहुंची नाडा की टीम। देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की बात हो रही है। पेस अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में। विश्व के पूर्व नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी है लेंडर पेस और भारत के प्रसारक और प्रमोटर विजय अमृतराज। नफरती टिप्पणियां 1984 के भयानक क्षणों को दिलाती है याद। यह हाईकोर्ट कह रहा है, नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोपित नेता की नियमित जमानत खारिज हुई। सुधी सूरी की मौत के बाद सिख समुदाय के नरसंहार का दिया था बयान। विश्व सड़क दुर्घटनाओं में मौतें 5% घटी, भारत में बढ़ी। WHO कह रहा है, पूरी दुनिया में अब भी हर साल 19 लाख से अधिक मौतें होती हैं। वर्ष 2021 में भारत में 1.53 लाख से अधिक मौतें लोग मारे गए। हर 10 में से 9 निम्न व मध्यम आय वर्ग के देशों में शामिल है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप देखते हैं क्या रहता है, स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। दमदार होता कृत्रिम दिमाग, GPT-4 बनाम जेमिनी। ये भी आजकल आप लोग काफ़ी देख रहे हैं। आप कुछ बोल दीजिए, सब रिजल्ट सामने आ जाता है। डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी का नया तरीका भी देखने को, इससे बचा करिएगा। जहां आप देखेंगे
कि आपको क्या लालच मिल रहा है, यानी कि लुटने का काम हो रहा है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे रोनाल्ड अमुंडसेन। ये 1911 में आज ही नॉर्वे के खोजकर्ता रोनाल्ड दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ध्रुव के अति दुर्गम होने की वजह से इसके पहले यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सका था। 1926 में अमुंडसेन हवाई जहाज से उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। शुक्र के बारे में जानकारी देने वाला पहला यान बना मेरिनर 2। 1962 में आज ही के दिन अमेरिका अंतरिक्ष यान मेरिनर 2 ने शुक्र के लगभग 34,000 किलोमीटर नज़दीक पहुंचकर इसके बारे में पहली बार जानकारी प्रसारित की थी। 27 अगस्त को एटलस एजेंडा रॉकेट पर लॉन्च किया गया मेरिनर 2 दुनिया का पहला सफल अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है। सोमैन राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को दी एक अलग पहचान। दिग्गज अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर का जन्म 1924 में आज ही अविभाजित भारत के पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। उनकी पहली नौकरी बॉम्बे टॉकीज में क्लेफर बॉय की थी। शुरुआत में कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाने के कारण बाद 1948 में आग फिल्म में पहली बार मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक भी वही थे। 1948 में आर.के. स्टूडियो की स्थापना की। उनकी खास फिल्मों में आवारा, आग, श्री 420, बरसात और मेरा नाम जोकर शामिल था। ये सब जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल से बनाया स्टेंट। SRHU के हिमालयन स्कूल ऑफ बायो साइंसेस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर का शोध है। चूहों पर ट्रायल सफल रहा है, 90% रही सफलता दर। जिन दवाओं का जीवन पर्यंत सेवन करना पड़ता उनका ही उपयोग किया इसमें। मेक इन इंडिया को बनाया मूल मंत्र। गजब। ट्रेन को क्रिसमस लाइटों से सजाया। दुनिया में ईसाइयों के सबसे बड़े त्यौहार की बात हो रही है। धूमपान से सिकुड़ने लगता है मस्तिष्क, नहीं होती है क्षतिपूर्ति। 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर शाहरुख खान रहे हैं। स्मॉल प्रेटिनकॉल ने फिर यमुना नदी पर बनाया आशियाना, अचानक हो गया था गायब। सेल्फी लेने के चक्कर में वेनिस नहर में गिरे पर्यटक। सेल्फी का चलन है ना, ये आप देखिए, देख लीजिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, फिल्मी दुनिया से। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप बता सकते हैं।